Hello, dear student, how are you? Uh, Today we will discuss a new chapter, which is the fourth chapter of your book. That its name is materials, specifically metals and non-metals. तो हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको दो कैटेगरी में हम लोग समझ सकते हैं, मेटल्स के फॉर्म में या नॉन मेटल्स के फॉर्म में। तो मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ क्राइटेरिया समझने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। जिसमें पहला है अपीयरेंस एंड हार्डनेस। जैसा कि आप सभी के घर में, हम सभी के घर में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो मेटल की बनी होती हैं या कुछ नॉन मेटल की बनी होती हैं, जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, हमारा बेडशीट या बर्तन या बहुत सारी चीज़ें, हर बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती हैं जो मेटल या नॉन मेटल की रहती हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं यहाँ पर कि अपीयरेंस एंड द हार्डनेस ऑफ मटेरियल, चीज़ों के अपीयरेंस, कैसा वो दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, और उसका हार्डनेस क्या है, उसके बेसिस पे क्या किया जा सकता है, उनको कैरेक्टराइज या कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोल यानी कोयला, कोयले को देखते हैं तो वो शाइन नहीं करता, चमकता नहीं है, जबकि आयरन है, आयरन मेटल है, उसको थोड़ा सा घिसेंगे तो वो क्या होता है, शाइन करता है। तो उसमें शाइन भी है, और आयरन को पीटेंगे तो तुरंत टूटेगा नहीं, क्योंकि वो जो भी उस जितना भी फोर्स लगा के उस पर अप्लाई किया जा रहा है, पीटा जा रहा है उसको, तो वो रजिस्ट करता है फोर्स को, जिसकी वजह से वो टूटता नहीं है। हालांकि थोड़ा सा उसका शेप चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा मोटा लेयर रहेगा आयरन का, तो पीटेंगे तो थोड़ा पतला हो सकता है। जबकि अगर वैसा ही सेम फोर्स अप्लाई किया जाए कोयले पे, तो कोयला तुरंत मारने पे एक ही बार में वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं, ब्रिटलनेस, BRITLENES, BRITLENES, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को पीटा जाए और वो थोड़े ही फोर्स में पीटने पर या हैमर करने पर, यानी हैमर से मारने पर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बिखर जाए, तो उसको ब्रिटल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी वो इजीली ब्रेक हो सकता है। और ब्रिटल ऑब्जेक्ट को हमेशा नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो मेटल हैमर करने पे यानी हैमर से पीटने पर भी टूटते नहीं है, उस फोर्स को रजिस्ट करते हैं, उसको रोकते हैं, अपने आप को टूटने से बचाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी नहीं टूटते हैं, तो उनको हम लोग मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। साथ में दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेटल जो होते हैं शाइनिंग होते हैं, चमकते रहते हैं। और शाइनिंग नेचर को साइंस की भाषा में क्या बोला गया है, हाँ, शाइनिंग जो नेचर है उसको साइंस की भाषा में लस्चर वर्ड से डिस्क्राइब किया गया। लस्चर मतलब चमकीलापन। द ऑब्जेक्ट विच कैन शाइन आर कॉल्ड लस्ट्रस एंड द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट शाइन आर कॉल्ड लस्चरलेस। तो मेटल जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, उनको थोड़ा सा रगड़ा जाए, घिसा जाए तो चमकने लगते हैं, जबकि नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ कुछ नॉन मेटल होते हैं जो चमकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में मेटल ही चमकदार होते हैं और नॉन मेटल चमकीले नहीं होते। इसका एग्जांपल है, कोयला चमकता नहीं है, आयरन चमकता है। एल्युमिनियम का मेटल देख लीजिए, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं घरों में, वो चमकते हैं, जबकि उसके कंपेरिजन में कोयला नहीं चमकता है, ना ही उसमें हार्डनेस है, जबकि मेटल हार्ड भी होता है, चमकीला भी होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जिसके बेसिस पर हम लोग मेटल नॉन मेटल को समझ सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अपीयरेंस एंड हार्डनेस, कि कैसा कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, मटेरियल दिखता है, और कैसा उसमें हार्डनेस है, वो कठोर है या नहीं है। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम लोग ईजिली ऑब्जर्व कर सकें, खुद देख पाएँ, उनको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जो क्लियरली ऑब्जर्वेबल हो, ईजिली हम लोग उसको देख सकें, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज़ का लुक देख सकते हैं, किसी चीज़ का कोई हार्ड है कि नहीं वो भी देख सकते हैं, और
उसके अलावा हम लोग देखते हैं, जब हम लोग हार्डनेस समझ ही लिए हैं मेटल का, तो एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया है 4.1। इसमें दिया है कि कोई कील, लोहे का नेल, कोई नेल लीजिए, आयरन नेल यानी कोई कील, और उसको हैमर से, हथौड़े से पीटिए। तो पीटने पे क्या होगा, क्या वो कील टूट जाएगी छोटे छोटे टुकड़ों में? नहीं, वो टूटेगी नहीं। उसको पीटेंगे तो वो थोड़ा राउंडेड शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, पॉइंटेड रहता है, लेकिन पीटेंगे तो चिपटा हो जाएगा, यानी थोड़ा सा शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो। ये जो शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये एक नई प्रॉपर्टी को समझाता है जो मेटल में पाई जाती है, नॉन मेटल में नहीं। ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट हैमर से पीटने का हम लोग और अदर ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हैं जो हमारे घरों में पाए जाते हैं। जैसे कोयले का छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसको भी हैमर से पीटें, ठीक है। और एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम का कोई वायर है, तार है, छोटा मोटा टुकड़ा, तो उसको भी पीटेंगे, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। पेंसिल लीड पे, जो पेंसिल का ब्लैक लीड होता है, ग्रेफाइट का जो बना रहता है, उसको यूज करेंगे, उसको भी हैमर से पीटेंगे। तो 3-4 चीज़ों को, या और भी जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, उनको लेकर के सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हैमर से पीटेंगे। और हम लोग ऑब्जर्वेशन, यानी उसको देखेंगे ध्यान से कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा सभी के केसेस में। कि आयरन नेल को पीटें तो वो टूटा नहीं, थिन शीट में चेंज हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया, पॉइंटेड था लेकिन अब पतला हो गया। लेकिन सेम फोर्स से अगर कोयले को पीटें तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जो दिखा रहा है कि वो ब्रिटल ब्रिटल ऑब्जेक्ट है, यानी इजीली ब्रेकेबल इनटू स्मॉल पीसेस। फिर आयरन, लोहे का, सॉरी, एल्युमिनियम का वायर है, उसको पीटे तो वो भी सेम कैरेक्टर शो कर रहा है, और वो आयरन नेल की तरह ही थोड़ा सा पतला हो जा रहा है पीटने में, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में नहीं टूट रहा है। पेंसिल लीड को जैसे ही पीटेंगे या हैमर से बीट करेंगे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो यानी इन 4 ऑब्जेक्ट को अगर लेकर कुछ ये एक्टिविटी करेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि 2 ऑब्जेक्ट जो है ऐसे हैं जो हैमर करने पे भी टूट नहीं रहे हैं, थोड़े से पतले हो जा रहे हैं, यानी उनका हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा है। जबकि बाकी 2 ऑब्जेक्ट, लीड ऑफ द पेंसिल एंड द कोल, ये जो दोनों हैं, ये ईजिली ब्रेकेबल है, यानी इनका हार्डनेस बहुत कम है। तो इस बेसिस पे इन दोनों चीज़ों को मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। कि आयरन और एल्युमिनियम जो हो गया मेटल में रहेगा, क्योंकि उनका हार्डनेस बहुत ज़्यादा है और उनको पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि कोल और पेंसिल का लीड जो है नॉन मेटल में, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रिटल है, इजीली ब्रेकेबल है। अब ये जो हम लोग अभी समझे हैं कि किसी भी मेटल को पीटते हैं हैमर से या किसी भी बड़े टूल से, तो वो टूटने के बजाय पतला होता जाता है, पतला होता जाता है और थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल बाय विच इफ इट इज बीटन बाय अ हैमर then it gets converted into a thin sheet and without breaking into small pieces, ठीक है। तो मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके द्वारा जब उनको पीटा जाता है तो वो पतले शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन छोटे पीसेस में टूटते नहीं है। तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी है जिसको एक पार्टिकुलर वर्ड से समझाया गया, मेलिएबिलिटी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग, तो मेलिएबिलिटी हो गया, आगे हम लोग समझते हैं कि जैसे आपके घरों में जो भी बर्तन है मेटल के, तो मेटल के बर्तन में आप देखते होंगे कि हैंडल्स जो उनके होते हैं उसमें कुछ इंसुलेटर जैसा लेयरिंग रहता है, यानी कुछ प्लास्टिक का या लकड़ी का वुडन कुछ पीस लगा रहता है, जिससे हम लोग उनको ईजिली हैंडल कर पाए। अदरवाइज हम लोग को गर्मी, मतलब हमारे हाथ जल सकते हैं, या कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह हो गया, या टेस्टर होता है जिससे हम लोग बिजली का चेकिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, या जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो जो है जिस तरह का टूल्स यूज करते हैं उनके हैंडल भी प्लास्टिक के बने होते हैं। ये क्यों रहता है? क्योंकि ताकि इलेक्ट्रिक शॉक या हीट से हम लोग बच सके। तो यानी जहाँ जहाँ मेटल है उन उनसे उनका यूज तो है, लेकिन साथ में कुछ नॉन मेटल्स या इंसुलेटर भी हैंडल पे लगाए जाते हैं ताकि हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक और हीट से बचे रहें।
तो दोनों ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि अगर बिना प्लास्टिक के या वुडन हैंडल, लकड़ी का हैंडल कुछ वाला बर्तन हम लोग पकड़ेंगे, कुछ बना रहे, रोटियां बना रहे तवे पे, या फिर कुकर में कुछ कुछ भी प्लास्टिक का हैंडल आ रहा है कि वो पूरा मेटल है, तो हम लोग पकड़ने जाएंगे तो हमको हाथ हमारे जल जाएंगे। तो ये प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंसुलेटिंग लेयर लगे रहते हैं। अब हम लोग मेटल की कुछ और, मेटल और नॉन मेटल की कुछ और प्रॉपर्टी समझते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको यहाँ पर एक्टिविटी का एक डायग्राम बनाकर दिखाया हुआ है, उसके बारे में समझाया भी है कि एक छोटा सा सेल ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए, और उस बैटरी के दो एंड से, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों एंड से एक एक वायर को कनेक्ट करके बांध दीजिए रबर बैंड या किसी चीज़ की हेल्प से। और दोनों एंड, फिर क्या करना है, एक एंड से एक छोटा सा एलईडी बल्ब का एक एंड उसको कनेक्ट कर दीजिए, और दूसरे एंड से एक बीच में आयरन ले लीजिए, उस दूसरे एंड के वायर से एक साइड कनेक्ट करिए, और फिर यहाँ पर उस आयरन नेल से एक दूसरा वायर कनेक्ट करके फिर उसको एलईडी के दूसरे एंड से बांधिए। अब देखिए कि बल्ब जल रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे कि आयरन नेल लगाने से वो बल्ब जलने लगेगा। अब यही सेम एक्सपेरिमेंट आप क्या करेंगे कि कोयल, जहाँ पर आप आयरन नेल लगाए थे, लोहे की कील लगाए थे, वहाँ पर छोटा सा कोयले का टुकड़ा ले लीजिए, और उसमें वायर को दोनों साइड से बांध करके, जैसा कि इस अरेंजमेंट में दिखाया गया है, सेम एक्सपेरिमेंट करिए। तो आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि वहाँ बल्ब नहीं चल रहा है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो मेटल होता है कंडक्टर होता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास थ्रू होती है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बहुत इजीली। जबकि एक कोल लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो रही है, यानी ये पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो ये भी एक नई प्रॉपर्टी हम लोग को समझ में आ गई कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोग और किसी भी मेटल या नॉन मेटल के ऑब्जेक्ट को इस अरेंजमेंट में ऐड जोड़ करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग है, मतलब कौन कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर का काम कर रहा है। अब आगे हम लोग समझते हैं। आप लोग कभी कभी ये सोचकर थोड़ा सा ताज्जुब करते होंगे, बहुत आपको अजीब सा फील होता होगा कि ये मेटल के पतले पतले तार कैसे बन जाते हैं, बहुत ही महीन महीन तार। जैसे आपके घरों में वायर होता है, कभी आप छोटे मोटे टुकड़े वायर के पाते होंगे, उसके प्लास्टिक कवर निकालते होंगे तो उसमें महीन महीन 4 या 5 कॉपर की वायर्स होती है, या उससे मोटी भी वायर होती है, जिनसे हमारे घर का जो मेन कनेक्शन आता है। तो इस तरह से बहुत सारे साइज की, अलग अलग डायमीटर की वायर्स होती हैं, कोई बहुत पतली होती है तो कोई बहुत मोटी होती है। तो ये वायर जो मेटल, मतलब एल्युमिनियम का कोई वायर रहता है, तो कोई कॉपर का, तो इस तरह के मेटल से बना रहता है। ये कैसे बनता होगा, इसको क्या कहते हैं क्या है। तो मेटल को जब पीट करके या कोई फोर्स लगा करके उसको अगर पतले वायर में कन्वर्ट किया जाता है, लंबे पतले वायर में, तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ a metal by which a metal can be converted or drawn into a long thin wire। यानी ये प्रॉपर्टी केवल मेटल में ही होती है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल में फोर्स लगाकर अलग अलग माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के करने से इनको लंबे वायर में खींचा जा सकता है। लंबे वायर, थोड़े से मेटल के अमाउंट से बहुत लंबा वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अगला प्रॉपर्टी काफ़ी, ये भी आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, जैसे कि आपके घरों में बर्तन होते हैं, तो जब आपस में बर्तन टकराते हैं तो बहुत खनकने की आवाज़ आती है, टन, ऐसे बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। जबकि वही चीज़ अगर कोयला है या कुछ और है, उस आपस में टकराते हैं तो ऐसा आवाज़ नहीं आता, धम, या बहुत ही अजीब सा आवाज़ आता है। तो मेटल में एक पार्टिकुलर साउंड क्रिएट होता है जब वो आपस में टकराते हैं या उनको पीटा जाता है। तो वो जो पार्टिकुलर हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड क्रिएट होता है मेटल को बीट करने पे, मारने पर,
उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सोनोरोसिटी। सोनोसिटी भी एक नया प्रॉपर्टी, एक नया वर्ड आप सुनने को मिल रहा होगा आपको। सोनोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it create a kind of high frequency sound, a kind of a unique sound when it is beaten। यानी किसी भी मेटल को जब पीटा जाता है तो एक अलग सा खनकता हुआ आवाज़ निकालता है जिसको सोनोरस साउंड बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को सोनोरोसिटी बोलते हैं। ये केवल मेटल्स में ही पाया जाता है, क्योंकि नॉन मेटल में यानी मान लीजिए कोयले को पीट रहे हैं तो उसमें से कोई भी खनकता हुआ आवाज़ नहीं निकलेगा, उसमें से धम या अजीब सा आवाज़ निकलेगा, मोटी आवाज़, लो फ्रिक्वेंसी का, तो वो सोनोसिटी नहीं शो कर रहा है। तो मेटल ही केवल सोनोसिटी शो करते हैं, क्योंकि उनमें ही सोनरस साउंड या एक खनकती हुई आवाज़ प्रोड्यूस होती है, नॉन मेटल्स में नहीं। तो ये भी एक अलग सा क्राइटेरिया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया जो क्लियरली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, सुन सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये मेटल की साउंड है या नॉन मेटल की साउंड है। उसके बाद हाँ, तो सोनोसिटी जो होता है मेटल की प्रॉपर्टी होता है, अभी हम लोग समझे। जैसे आप लोग स्कूल में घंटी सुनते होंगे, बेल बजाई जाती है, तो बहुत ही उसका शार्प साउंड होता है और दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड होता है। जबकि अगर दीवार को पीटेंगे तो उससे आपको आवाज़ सुनाई देगी नहीं, शायद बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो थोड़ा आवाज़ सब तक पहुँचेगा स्कूल में। तो ये एक तरह का डिफरेंस होता है कि नॉन मेटल में साउंड बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी होता है और वो एक शार्प साउंड एक क्रिएट करता है, एक सोनरस या खनकता हुआ साउंड एक प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको नॉन नॉन मेटल कैटेगराइज किया गया है। और जो चीज़ें या मटेरियल सोनरस या खनकती हुई क्लियर साउंड क्रिएट करती है उनको मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को मेटल के या नॉन मेटल के समझ लिया है। यहाँ पे वो दी गई है कुछ नेम्स, जैसे कि हार्डनेस, मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल हार्ड नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ ऐसी भी चीज़ें नॉन मेटल जो बहुत हार्ड होती है, लेकिन मोस्टली जो है यही प्रॉपर्टी है कि मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल हार्ड नहीं होता है। दूसरा लस्ट्रस, यानी चमकीलापन, शाइनीनेस। तो मेटल लस्ट्रस होता है जबकि नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है। ये चमकीलेपन को दिखाने के लिए एक वर्ड बनाया है, लस्ट्रस। फिर मेलिएबिलिटी या मेलिएबल, मेटल मेलिएबल होता है, यानी मेटल को अगर बीट करेंगे हैमर से तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होगा, वो टूटेगा नहीं इजीली। जबकि नॉन मेटल को अगर बीट करेंगे तो मेलिएबल नहीं होता है, यानी वो थिन शीट में चेंज होगा, सीधे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसको हम लोग ब्रिटल नेचर बोलते हैं। अगला है डक्टिलिटी या डक्टाइल नेचर। डक्टिलिटी यानी मेटल्स को फोर्स अप्लाई करके उनको थिन शीट में, मतलब सॉरी थिन शीट में नहीं, लंबे तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी जो तारें हम लोग देखते हैं, पतली पतली महीन तारें, वो मेटल की बनाई जाती है। वो इसी प्रॉपर्टी, मेटल में जो प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल प्रॉपर्टी, उसी की वजह से ही उनको वायर में चेंज किया जाना पॉसिबल हो पाता है। जबकि कोयले का तार तो आप लोग कभी देख रहे होंगे ना सुने होंगे, उसका तार बन भी नहीं सकता है, क्योंकि वो तुरंत ही टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर आता है सोनोसिटी यानी सोनरस बिहेवियर। तो सोनोसिटी यानी एक हाई फ्रिक्वेंसी का खनकता हुआ साउंड क्रिएट करता है मेटल, उसको जब स्ट्राइक करते हैं यानी पीटते हैं, जबकि नॉन मेटल में इस तरह का कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होता है। फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है मेटल, जबकि नॉन मेटल नहीं होता है। जैसा कि हम लोग पिछले पेज पे एक्टिविटी में एक अरेंजमेंट दिया था इलेक्ट्रिक सेल से और एलईडी से कनेक्शन का, वो करके समझे थे। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमको बताती हैं कि मेटल और नॉन मेटल के जो प्रॉपर्टीज़ है जस्ट कंट्रास्ट है, एक दूसरे के जस्ट विपरीत बिहेवियर में होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मेटल के एग्जांपल में तो आयरन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, जितने भी आप देख सकते हैं मेटल जो होते हैं वो सारे ये सब मेटल है। अब उसके बाद नॉन मेटल का एग्जांपल देखें तो सल्फर पाउडर, कोल यानी कोयला, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन। कार्बन कोयले का ही रूप है, यानी कोयला कार्बन का ही रूप है, तो कोल या कार्बन बोले एक ही बात है। तो ये नॉन मेटल हो गए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। अब कुछ एक्सेप्शनल केस हम लोग समझा जाए।
एक्सेप्शन मतलब थोड़े यूनिक, जो नॉर्मल प्रॉपर्टी से अलग होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल प्रॉपर्टी से अलग होते हैं वो क्या है कि जैसा कि हम लोग अभी पढ़े थे कि मोस्टली, मैंने बोला था कि मोस्टली सारे मेटल या सारे नॉन मेटल इस तरह का कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन सारे नहीं, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कुछ में ऐसी प्रॉपर्टी, थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों मेटल होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनको चाकू से इजीली काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर दिख रहा है ये थोड़ा सा आपको देखने में लगेगा, सुनने में लगेगा कि ये तो नॉन मेटल का है। हालांकि इस प्रॉपर्टी के अलावा उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सोडियम पोटेशियम की, वो सारे मेटल से मैच करती है, इसलिए इसको मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। केवल ये हार्डनेस में फेल होता है, ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। अदर प्रॉपर्टीज़ इसकी मेटल जैसी ही होती हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको लगेगा, कंफ्यूज कर सकता है कि अरे ये तो मेटल नहीं है, नॉन मेटल जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़, या ऐसा कह सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें, सारे मेटल एक ही प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते और सारे नॉन मेटल भी नहीं। अभी जैसे कि एक और मेटल है जिसके बारे में आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, मरकरी, जो थर्मामीटर में यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, जबकि हम लोग अभी पढ़े थे कि मेटल मोस्टली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो अभी देखने को क्या मिल रहा है कि दो मेटल हैं, सोडियम पोटेशियम, वो सॉफ्ट होते हैं, रबर जैसे होते हैं और उनको इजीली काटा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। और मरकरी एक और मेटल निकल गया जो उनसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो लिक्विड जैसा होता है, लिक्विड स्टेट में। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, यानी ये कुछ अनोखे केसेस हैं। अब उसके अलावा नॉन मेटल में देखा जाए, अभी हम लोग पढ़े थे कि नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या हीट होते हैं, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, या इंसुलेटर ही बोल सकते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल है जो कंडक्ट बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, जिसको ग्रेफाइट बोलते हैं। जो पेंसिल में लीड बनी होती है वो ग्रेफाइट की होती है और वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी ग्रेफाइट मेटल जैसा शो कर रहा है, क्योंकि ये कंडक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कंडक्टर जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, केवल यही प्रॉपर्टी इसकी मेटल जैसी है, बाकी और प्रॉपर्टीज़ नहीं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्सेप्शन हर जगह पाए जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल की समझ ली। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वह है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन। तो किस तरह से कोई भी मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन जो हमारे एयर में मौजूद है, जिससे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वो जब किसी मेटल या नॉन मेटल से रिएक्ट करती है तो क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। आप इस साइड में देखेंगे, यहाँ पर तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, दो रिएक्शन दिए गए हैं एक्चुअली। ये यहाँ पर दिया गया है और इसमें दिया गया है कि आयरन यानी कि लोहा, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव राइज टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आयरन लोहे का रिएक्शन ऑक्सीजन से और वाटर से हो रहा है, तो क्या बनेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं या आप लोग नहीं जानते तो एक बार फिर समझ लीजिए कि जब लोहा एक्सपोज होता है, यानी अगर लोहे पे पानी पड़ रहा है और साथ में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, तो वो उस पर जंग लग जाता है, रस्टिंग होता है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मतलब क्या फॉर्मेशन होगा, रस्ट। और रस्ट कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो पहला रिएक्शन ये मेटल का ये हो गया कि ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके रस्ट बनाएगा। अब दूसरा जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो मेटल होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसका रिबन शेप का होता है, रिबन के आकार का ही होता है। इसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो एक वाइट कलर का क्या बनता है, ऐश बनता है, यानी राख बनती है। और उस राख को अगर पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो
डिजॉल्व हो जाती है और फिर मतलब घुल जाती है। यानी मैग्नीशियम का रिबन शेप का होता है मेटल, बहुत ही पतला हल्का सा। उसको जलाते हैं, वो वाइट वाइट कलर का उसमें से राख बनता है। जलने के बाद उस राख को पानी में घोल देते हैं। फिर उसको वो सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है ये पता करने के लिए हम लोग उसमें क्या डालते हैं, लिटमस पेपर डालते हैं। तो लिटमस पेपर डालते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उसमें पाते हैं कि उसमें पाते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर उसमें डिप किए हैं वो ब्लू कलर का हो जाता है। यानी जो वो मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद वो वाइट ऐश बना था, राख बना था, वो बेसिक नेचर का है, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में ही रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी उसका एसिडिक बेसिक नेचर भी पता चल सकता है रिएक्शन के बाद। उसके बाद हम लोग एक और एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 4.4, इसको समझेंगे। और इसके समझने के लिए इस एक्टिविटी को आप लैब में विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कैन डू दिस। तो इसमें करना क्या है कि आप एक छोटा सा डीफ्लैग्रेटिंग स्पून ले लीजिए। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून यानी कि एक ऐसा स्पून जिसकी लंबी सी हैंडल हो, काफ़ी दूर से पकड़ा जाए, या फिर कोई मेटल का कोई भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं जो मेटल का हो। अब और साथ में उसमें से कोई तार या कुछ बांध कर दूर से पकड़ने के लिए ऐसा हार्ड वायर बांध सकते हैं कि दूर से उसको पकड़े रहें। और उसमें क्या करेंगे, उसमें ले लेंगे सल्फ़र पाउडर, जो येलो कलर का सल्फ़र पाउडर होता है नॉन मेटल, उसको ले लेंगे। और उसको फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद सल्फ़र पाउडर जो है जलने लगेगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। तो वो जलने लगेगा। जैसे ही जलने लगेगा उसको किसी जार में, ग्लास के जार में उस जो क्या स्पून है या जो ढक्कन है जिसमें सल्फर जल रहा है, उसको तुरंत उस जार में डाल देंगे स्पून सहित, और उस जार को बंद कर देंगे ताकि उसका जो धुआं है बाहर ना निकल पाए। और फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा सारा, वो बर्निंग हो जाएगा, सारा सल्फर उसमें अंदर जल जाएगा, तो फिर कुछ समय बाद उसके ढक्कन को ओपन करेंगे और फिर क्या करेंगे, उस स्पून को निकाल लेंगे और अंदर जो फ्यूम भरा था, जो कंडेंस हो गया है या जिस फॉर्म में है, उसमें फिर थोड़ा सा वाटर डाल के उसको शेक करेंगे उस जार को बंद करके। अब वो एक सलूशन बन जाएगा जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ पार्टिकल्स होंगे, जो भी सल्फर जल रहा था उसके कुछ पार्टिकल होंगे। अब उस सलूशन को, जो पानी घोल कर मिलाया गया है जार में, उसको निकालेंगे और उसको लिटमस पेपर डाल के चेक करेंगे कि किस तरह के नेचर का वो उसमें कंपाउंड बना है सल्फर के जलने के बाद। तो लिटमस पेपर डालने पे हमको पता चलेगा कि ब्लू लिटमस पेपर डालने पे वो रेड हो जा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि उसमें जो कोई गैस बनी थी जिसका फ्यूम भरा गया था जार में, वो एसिडिक गैस थी। और जैसे ही पानी डालें वो एसिड में कन्वर्ट हो गया और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी सिंपल सिंपल एक्टिविटीज़ करके मेटल और नॉन मेटल के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो मेटल और नॉन मेटल्स की है वो है रिएक्शन विथ वाटर, कि पानी के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं मेटल या नॉन मेटल। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है वो है सोडियम मेटल के बारे में। सोडियम मेटल, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, काफ़ी सॉफ्ट होता है। साथ में इसका केमिकल नेचर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और ब्लास्ट भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालता है। इसलिए इसको हमेशा पानी से दूर रखा जाता है और इसको केरोसिन में रखा जाता है। हवा और पानी से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। ठीक है। एयर मीन्स ऑक्सीजन और वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दैट्स वाई इसको हमेशा केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। और अब आगे देखते हैं कि इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, रिएक्शन है, जिसको समझेंगे हम लोग। कि एक टम्बलर लीजिए, ग्लास में, टम्बलर मतलब ऐसा कोई बर्तन ग्लास का जिसमें हैंडल ना हो, उसको टम्बलर बोलते हैं। तो
एक ग्लास ले लेंगे, सिंपल सा ग्लास और कांच का, उसमें पानी भर देंगे, पूरा नहीं, और उसको आधा भरेंगे, आधे से थोड़ा ज़्यादा भर देंगे। फिर उसमें जो सोडियम मेटल होता है उसका छोटा सा पीस, बहुत ही छोटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है पानी में, इसलिए जो गेहूं का दाना होता है, वो गेहूं का एक बीज, छोटा अनाज, सीरियल, उसमें उतने छोटे से टुकड़े या उससे भी थोड़ा छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको केरोसिन से बाहर निकालेंगे और मतलब केरोसिन से बाहर निकालेंगे बड़े टुकड़े को, और उसको छोटा सा टुकड़े में कन्वर्ट करेंगे, काटेंगे चाकू से, और उसको फिल्टर पेपर पे उसके केरोसिन को सुखा लेंगे, और फिर कॉटन में उसको लपेट कर, थोड़े से कॉटन में लपेट कर उसको इस ग्लास में डाल देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे ग्लास से काफ़ी थोड़ा सा दूर होकर इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे कि होता क्या है। जैसे ही वो कॉटन में लपेटा हुआ छोटा सा सोडियम मेटल पानी में जाता है तो क्या ऑब्जर्व होता है वो हम लोग देखेंगे, कि ब्लास्ट होता है, कोई हीट एनर्जी, लाइट चमकता है, वो सारा ऑब्जर्व करेंगे। और ये सब होने के बाद फिर क्या करेंगे कि वो अल्टीमेटली थोड़ा सा रिएक्शन होगा, थोड़ा सा वो बर्स्ट करेगा, मतलब थोड़ा सा पटाखे जैसी छोटी सी हल्की सी आवाज़ आएगी और वो वाटर में फिर रिएक्ट कर जाएगा। अब ये ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वो जो सोल्यूशन बन गया जिसमें वो सोडियम मेटल पानी से रिएक्ट कर गया फाइनली, फिर उसको टेस्ट करेंगे कि वो एसिडिक जो बना है फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल दोनों के रिएक्शन के होने से जो बना है वो एसिडिक है कि बेसिक है। इसको हम लोग पीएच पेपर, लिटमस पेपर से, सॉरी, लिटमस पेपर भी होता है, एक पीएच पेपर भी होता है जो आप अभी नहीं समझ पाए, उसको बाद में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो लिटमस पेपर से पता करेंगे कि वो एसिडिक बना है, उसमें कोई केमिकल या बेसिक। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मेटल जो है बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं वाटर से, जबकि अगर ऐसा ही सेम केस हम लोग वाटर में देखें नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल एकदम रिएक्ट नहीं करते हैं, मोस्टली नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ गैसेस जो होती हैं वो पानी में रिएक्ट करके डिजॉल्व होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है वाटर में, उसी उसी को एब्जॉर्ब करके जो जो पानी में रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, फिशेस एक्सेट्रा, वो रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो ये सब थोड़ा एक्सेप्शन, लेकिन मोस्टली नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। एक नॉन मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसको ओपन एयर में नहीं रख सकते हैं, नहीं तो बर्स्ट कर जाएगा और मतलब ब्लास्ट कर जाएगा, ऐसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो उसको एयर से या हवा से बचाने के लिए उसको हमेशा पानी में डुबो कर रखा जाता है, उसका नाम है फास्फोरस। तो ठीक है, अब क्योंकि पानी में रिएक्ट करेगा नहीं इसलिए उसको पानी में रख दिया जाता है, क्योंकि हवा में रखेंगे तो हवा बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है, तो उसको पानी में डुबो कर रखा जाता है तो वो स्टेबल रहता है, रिएक्ट नहीं करता है। जिस तरह से सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है पानी और हवा से, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। यहाँ पे फास्फोरस है जो हवा से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, इसलिए उसको बचाने के लिए, इसको स्टेबल रखने के लिए इसको कहाँ रखा जाता है, पानी के अंदर डुबो कर रखा जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ और पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको समझिए, इस वीडियो को देख करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एट एनी टाइम। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।